हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 7 काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरेजाइजेशन के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 एमसीक्यू और हमारी पूरी यूनिट फिनिश। और यही क्वेश्चन समझ लेने हैं, याद कर लेने हैं, दिमाग में फांस लेने हैं और यही क्वेश्चन आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे। जिस तरह से आप सॉन्ग याद कर लेते हो ना, उसी तरह से आप ये 20 एमसीक्यू याद कर लो। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ओनली 20 एमसीक्यू हैं। ठीक है, चलिए साहब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, निम्न में से कौन सा बहुलक अत्यधिक क्रॉस बंधित है। ठीक है, देखो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ रखा है चैप्टर 6 में। जब आपने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर पढ़ा, थ्योरी पढ़ी हो और फिर एमसीक्यू करो, तो यार अलग ही मज़ा आता करने का। समझ गए? तो पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद में ये एमसीक्यू करियो, मज़ा ही अलग आएगा यार। अच्छा देखो, क्वेश्चन हमारा ये है कि अत्यधिक क्रॉस बंधित है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो संरचना के आधार पर पॉलीमर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अच्छा, कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है लीनियर पॉलीमर, इसको आप हिंदी में कहते हो रेखीय बहुलक। दूसरा होता है शाखित श्रृंखला बहुलक, इसको आप बोलते हो ब्रांच चैन पॉलीमर। और थर्ड होता है क्लोज्ड लिंक पॉलीमर, जिसको आप कहते हो क्लोज्ड क्रॉस बंधित बहुलक। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल अलग अलग होते हैं। अब देखिए ज़रा, बहुलक अत्यधिक क्रॉस बंधित है यार, अत्यधिक क्रॉस बंधित है जिनमें सीधी श्रृंखलाओं में साइड श्रृंखलाएं भी आपस में जुड़ी होती हैं। एक तो सीधी श्रृंखला और दूसरी साइड श्रृंखला आपस में जुड़ी होती हैं, वही तो होते हैं क्रॉस बंधित बहुलक। देखिए ज़रा, थर्मोसेटिंग, और एक क्या बात है यार, थर्मोप्लास्टिक, क्या बात है यार, फाइबर, ये तो इलास्टोमर। देखिए इसका रियलिटी में दिमाग में तुम्हारे कैसे फंसाऊँ इस चीज़ को। देखो जितने भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं ना, सब के सब क्लोज्ड लिंक पॉलीमर होते हैं। इस बात को दिमाग में डाल लो, जितने भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर होंगे सब के सब क्लोज्ड लिंक पॉलीमर होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने बेकेलाइट देखा है, देखा बेकेलाइट? अरे यार मैंने तो नहीं देखा बेकेलाइट, तो फिर किसने देखा होगा बेकेलाइट? अरे देखा आप लोगों ने। आप कुकर, घर में कुकर होते हैं, इस पर आप लोग खाना बनाते हो। अरे मैंने ही बहुत बनाया खाना, ऐसा नहीं है यार। तो कुकर का जो हैंडल पे ब्लैक हत्ता लगा हुआ आता है ना, वो बेकेलाइट तो होता है यार। आप खेत में दरात से कुछ काटने जाते हो, आजकल गेहूं कढ़ाई चल रही है अच्छी वाली, तो दरात जो होता है ना, दरात का जो हैंडल होता है वो भी काय का बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। अरे बहुत सारी चीज़ें बेकेलाइट की बनी होती हैं। इनको अगर जला दोगे ना आप, तो जलाने के बाद वो चूर चूर हो जाएंगे, फिर आप किसी दूसरे रूप में ढाल नहीं सकते उनको। और वो होते हैं हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, और इसका राइट आंसर कौन सा है हमारे पास? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता। देखो कितने इसलिए तरीके से मैंने आपको बता दिया, तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सफलता पाने के लिए भरोसा और उम्मीद पक्की होनी चाहिए, इस बात को दिमाग में डाल लो। तो निम्न में से कौन सा बहुलक अत्यधिक क्रॉस बंधित है? तो थर्मोसेटिक एक ऐसा बहुलक है जो अत्यधिक क्रॉस बंधित है। अच्छा, सेकंड नंबर पे मैं आता हूँ, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? बाप रे बाप, नेचुरल रबड़ यार मैंने तो देखी नहीं है। बहुत समय पहले एक बच्चा, जब हम छोटी क्लास में हुआ करते थे, तो सफ़ेद रंग की तो रबड़ होती है, तो बहुत सारे बच्चे या बड़े बड़े लोग भी कहते थे कि अरे यार जब पेंसिल होती है, पेंसिल की जो वो आता है, जो पेंसिल होती है उसका जो चूरा आता है, छीलने के बाद जो चूरा मिलता है उसको दूध में डुबाओ तो रबड़ बन जाती है। संभव है? इम्पॉसिबल। बिल्कुल गलत प्रथा थी उस टाइम की ये, कि भैया पेंसिल का चूरा जिसको आप छीलते हो उसको अगर दूध में डुबाओगे तो रबड़ बन जाती है। यार उस समय हम छोटे छोटे तो मान लेकर कि यार बात बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन ये तो भैया बिल्कुल रॉन्ग। प्राकृतिक रबड़ वृक्षों से मिलती है। ठीक है, वृक्ष की छाल से मिलती है। तो प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? बताओ जरा, आइसोप्रीन का, एथिलीन ग्लाइकोल का, ब्यूटागाइन का, और या फिर एक्रिलोनाइट्राइल का? ओह माय गॉड, एक्रिलोनाइट्राइल की भी अपनी एक अलग कहानी आती है, ये ध्यान देना। फिलहाल तो ये बताओ कि प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। डायरेक्ट बेझिझक दिमाग लगाओ, ठोक दो आंसर, आइसोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। चलिए साहब सेकंड नंबर, थर्ड क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। फॉस्फम का सूत्र है। अरे सर फॉस्फम का सूत्र तो मेरे भी याद नहीं है ना, पता? देखो N3P3NH का होल थ्राइस, नोट ये NH3, अभी समझो कि यार ये NH3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो NH6 लगा पड़ा है, तो ये NH के 3 अणु हैं हमारे पास, N3P3NH का होल थ्राइस, तो ये क्या मेरे पास? फॉस्फम होता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर का है। ठीक है, जिसमें आपके पास फॉस्फोजिन्स भी दे रखे हैं। ठीक है, फॉस्फोजिन्स दे रखा, सिलिकॉन्स दे रखा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, चलिए साहब देख लेते हैं नया।
निम्न में से कौन बृहत अणु है? बृहत मतलब मोल, यानी कि बृहत का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। कौन सा जो है बृहत अणु नहीं है, कौन सा बड़ा अणु नहीं है, यानी कि पॉलीमर नहीं है। बृहत अणु को आप पॉलीमर कहते हो, तो कौन सा पॉलीमर नहीं है इनमें से? ढूंढो। स्टार्च पॉलीमर है, यस पॉलीमर है। डीएनए पॉलीमर है, यस पॉलीमर है। अपना डीएनए पढ़ रखा है, पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है मेरा भैया ये डीएनए जो होता है। इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन होती है, हाँ भैया प्रोटीन होती है इंसुलिन, ये पॉलीमर है प्रोटीन भी। पामीटेट, अरे यार पामीटेट फंस गया, अब जा रहा है। तीनों के तीनों बृहत अणु है, पॉलीमर है, तो बचा कौन सा हमारा? पामीटेट। तो ज़्यादा यही होगा राइट आंसर हमारा, पामीटेट नहीं होता पॉलीमर। तो कितने घुमा के आपको वो डायरेक्ट भी दे सकता था, यहाँ निम्न में से कौन पॉलीमर नहीं है ऐसे भी दे सकता था, लेकिन उसने घुमा के दिया तुम्हारा दिमाग टेस्ट करने के लिए, ये कौन सा बृहत अणु है, ताकि आप पहचान सको। तो भैया बृहत अणु है नहीं है, कौन सा? पामीटेट नहीं है। नायलॉन 66 में अंतर आणविक बल होंगे, नायलॉन 66 में अंतर आणविक बल होंगे भैया, कौन सा बल लगता है? नायलॉन 66 में कौन सा बॉन्ड होता है? देखो एमाइड बॉन्ड तो पक्का पाया जाता है, उसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। एमाइड बॉन्ड नायलॉन 66 में होता है, लेकिन एक बॉन्ड और भी होता है, यहाँ एमाइड बॉन्ड का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और नायलॉन 66 जो होता है ना, एक लीनियर पॉलीमर होता है, नॉट क्रॉस लिंक पॉलीमर। नायलॉन 66 कहाँ यूज होता है? टायर बनाने में, रस्सी बनाने में, और भी बहुत जगह यूज होता है। थ्योरी पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा, थ्योरी पढ़ने में वो चीज़ होती है थ्योरी इस चीज़ की। चलिए साहब, तो देख लेते हैं। नायलॉन 66 में अंतर आणविक बल होंगे, वंडरवाल बल होंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा या आयनिक बल लगेगा? तो भैया लाइन पे ध्यान देना, एक ही बॉन्ड होता है और वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो लाइन चेन होती है ना, लॉन्ग चेन होती है, वो आपस में जुड़ी रहती हैं। चलिए साहब, एक क्वेश्चन और। नायलॉन 6 भैया जमीन आसमान का अंतर है। कभी ये सोचो कि यार ये नायलॉन 6 और नायलॉन 66 दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई बहन हैं, इम्पॉसिबल। दोनों के रूट अलग अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों की एकलक अलग अलग हैं, जिससे मिलकर बनते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। जरा बताओ मुझे, इसका जरा नायलॉन 66 की जो मोनोमर होते हैं ना, वो एक एडिपिक एसिड होता है और एक होता है तुम्हारे पास, एक तो हमारा एडिपिक एसिड है और एक है तुम्हारे पास कौन सा? एडिपिक एसिड के साथ होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है। पढ़ाना आपने, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर हमारा नायलॉन 66 बनता है। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी बेटे? नायलॉन 6 की, तो इसकी जो एक लग होता है, ढूंढो इसका एक लग कौन सा है नायलॉन 6 का। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है यार, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये दिस वन इज, ये जो तुम्हारे पास ये समबहुलक नहीं होता है, लेकिन समबहुलक कौन सा होता है हमारे पास? ये जो नायलॉन 6 होता है बेटा, ये समबहुलक होता है। पहले तो जरा इसका एक लग बताओ मुझे, नायलॉन 6 का एक लग कौन सा होगा? 1,3-ब्यूटाडाइन होगा? नहीं होता 1,3-ब्यूटाडाइन। क्लोरोफिलीन होगा? कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं होगा। एडिपिक अम्ल होगा? किसी भी कीमत पे नहीं है। कैप्रोलैक्टम, ये ध्यान देना, कैप्रोलैक्टम क्या होता है? नायलॉन 6 का एक लग होता है। यही वो चीज़ है जिससे मिलकर नायलॉन 6 बनती है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से, कोशिकाओं से। वो चीज़ है ये एक लग। अरे सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है या नहीं है? बताओ ज़रा मुझे। सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। वैसे ही अगर कोई आपने कंपाउंड बनाया है तो उसका भी एक मोनोमर होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसे नहीं है कि यार वो बड़ा होकर पैदा हुआ होगा, जब छोटी छोटी चीज़ें मिलकर जब छोटी, यानी कि छोटे से बड़ा होता है, यानी कि बहुत सारे मोनोमर जब आपस में मिले होंगे तब जाके एक बड़ा कंपाउंड बना होगा, एक बृहत अणु बना होगा, एक पॉलीमर बना होगा। बहुत लंबी कथाएं होती हैं इनकी। तो बेटा ध्यान देना जरा, नायलॉन 6 किसका? नायलॉन 6 किससे प्राप्त होता है? कैप्रोलैक्टम का, यही मोनोमर होता है। कौन समबहुलक है? समबहुलक का मतलब होता है ऐसे बहुलक जो समान मोनोमर से मिलकर बनते हैं, समबहुलक कहलाते हैं, ठीक है। जो समान पॉलीमर यानी कि समान मोनोमर से मिलकर बनते हैं, समबहुलक कहलाते हैं। तो नायलॉन 6 का समबहुलक है, बिल्कुल राइट है। कैप्रोलैक्टम एक ही एक लग होता है और ये हमारा राइट आंसर है। नायलॉन 6 दो से मिलकर बनता है, जिनमें दो क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं। सरन ये भी, और पॉलीयूरेथीन ये भी, ठीक है। यहाँ सब में क्या होते हैं? एक लग अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें एक लग सेम होता है, ठीक है, नायलॉन 6 में। तो ये 8 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को बढ़िया करके प्रिपेयर करो। और कुछ यूनिवर्सिटी के, ठीक है, पेपर भी हो चुके हैं, उसमें उसका पेपर उठाओ उन यूनिवर्सिटी का, मैं करवाऊंगा आपको, नहीं करवाया तो मैं करवाऊंगा ज़रूर पेपर। उसमें देखना आपको कितना पढ़ा हुआ आता है इनमें से, ठीक है। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए साहब, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 7 क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक पूरा नहीं लिखा है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। अच्छा ये बताओ, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता क्या है? किसी एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का मुझे नाम बताओ।
सोचो सोचो, क्या इतनी भी सोचने की क्षमता नहीं है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन सा होगा? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, देखो आपने पॉलीथीन, दुकान पे गए भागे भागे, वहाँ पे आपने चीनी खरीदी 1 किलो, तो चीनी वो काय में देगा? आपके हाथों में? अरे नहीं यार, पॉलीथीन में देगा। तो जो पॉलीथीन होता है ना, वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। कभी आप बचपन में आप पन्नी को ले, बहुत सारी पन्नी इकट्ठी करी आपने, पॉलीथीन इकट्ठी करी, उसमें आग जलाई और पिघला के एक गोल गोल गेंद बना लेते थे। भाई हमने बहुत बनाई है यार अपने टाइम में, आजकल कौन इतना रिस्क ले रहा। तो हम अपने टाइम में, हम बता रहे हैं, हमने अपने टाइम में बहुत सारी गेंदें बनाई थी। पन्नी ढूंढते रहे करे, उठा के पन्नी एक जगह इकट्ठी करी, आग लगाई और भैया एक गोल गेंद बना ली पन्नियों को पिघला के। ये लगा अंदाज़ा आप तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है आपके पास पॉलीथीन। अरे बहुत सारा होता है यार थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड ले लो आप, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद दिमाग लगाओ। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है अत्यधिक क्रॉस बंधित, पॉलीथीन, बेकेलाइट और रेखीय बहुलक। जल्दी बताओ बेटा, इसमें एक राइट आंसर है। अब मैंने तो बता ही दिया इसका आंसर पॉलीथीन, तो भैया राइट आंसर कौन सा हमारे पास? सी आएगा। तो थर्मोप्लास्टिक है कौन बेटा? पॉलीथीन होता है, ठीक है। चलो साहब आगे देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, अरे यार थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है यार। पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक है, टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। तो बचा हमारा बेकेलाइट बॉय, हत्ते वाला, ठीक है। नहीं तो ये बेकेलाइट इसका हमारा क्या राइट आंसर है। तो बेकेलाइट पढ़ लेना भाई। फिनोल की क्रिया जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हो तो ऑर्थो और पैरा, ठीक है, बेंजील फिनोल का मिश्रण बनता है जिनके बीच में क्रॉस बॉन्डिंग होती है और बेकेलाइट प्राप्त होता है आपको, ठीक है। चलिए साहब बेकेलाइट पढ़ लेना बढ़िया करके आप, इसके यूज प्रॉपर्टीज, ठीक है। योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। अच्छा ये बताओ योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया होती क्या है? यानी कि देखो बहुलकीकरण भी बोल देते हैं इसको और बहुलीकरण भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी सोचो कि सर ने यहाँ अलग लिखा और यहाँ अलग लिखा, कोई बात नहीं है, शॉर्टकट नए में बिल्कुल। जैसे होते हैं ना एक आदमी के कई नाम होते हैं, ठीक है, वैसे ये है। चलो साहब एक चीज़ बता देता हूँ आपको, योगात्मक बहुलक मतलब समान एकलक अणुओं से मिलकर जो बहुलक बनता है वो योगात्मक बहुलक कहलाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एडिशन पॉलीमराइजेशन। जब आपका पेपर आएगा ना तो पेपर में एक साइड में इंग्लिश होगी और एक साइड में हिंदी लिखी हुई होती है। अगर मान लो हिंदी में कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो। कभी सोचो कि यार हिंदी में डटे रहो कि मेरा पैटर्न तो हिंदी है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़नी है मुझे, केवल हिंदी पढ़नी है। हाँ करके हिंदी में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इंग्लिश में वो पढ़ लेना एक बार, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलिए साहब योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है कौन सा बेटा? नाइलॉन, अरे यार नाइलॉन 66, ठीक है। अरे यार टेरिलीन, पॉलीएमाइड नहीं यार, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी बोलते हैं इसको। घरों में आपने पाइप देखे होंगे जब घर बनते हुए होते हैं, या फिर अरे पीवीसी पाइप देखे हैं ना आपने, प्लास्टिक वाले पाइप जो आते हैं मार्केट के अंदर जो बिकते हैं, बस वो वाले पाइप होते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखना आप उस पर लिखा हुआ मिलेगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पाइप महंगे होते हैं, क्वालिटी अच्छी चीज़ है ये भी। टेफ्लॉन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? मोनोफ्लोरोएथीन के, डाईफ्लोरोएथीन के, ट्राईफ्लोरोएथीन के या टेट्राफ्लोरोएथीन के? जल्दी बताओ, फंस गए आप भैया। ये टेफ्लॉन वाला क्वेश्चन तो हर साल पेपर में आता, पिछली बार भी आया था, इस बार भी कंफर्म क्वेश्चन है ये टेफ्लॉन का। इस टेफ्लॉन में पता नहीं ऐसा क्या यार, ये क्वेश्चन रखो मिलता हर साल पेपर में, भाई क्या है इसमें ऐसा? तो टेफ्लॉन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है टेफ्लॉन जो होता है, ठीक है। एक एडिशन पॉलीमराइजेशन है, समान एकलक अणुओं से मिलकर बनता है टेफ्लॉन जो होता है। तो याद कर लो ठीक से, टेट्राफ्लोरोएथीन के एथीन के, ठीक है, योगात्मक बहुलीकरण द्वारा हमारा टेफ्लॉन बनता है। चलिए साहब नया क्वेश्चन देखते हैं एक, तो इसका राइट आंसर लिख लो कौन सा बेटा? टेट्राफ्लोरोएथीन। चलिए निम्नलिखित में से कौन बहुलक है? एडीपिक अम्ल नहीं है, क्योंकि एडीपिक अम्ल मोनोमर होता है हमारा नाइलॉन 6 का। नया क्लोरोप्रीन, ये भी एकलक होता है। आइसोप्रीन, ये प्राकृतिक रबड़ का, ठीक है, एकलक होता है। और ये ब्यूना एस ब्यूना एन का एकलक होता है। ये टेफ्लॉन जो आ गया ना हमारा टेफ्लॉन, बस यही है हमारा पॉलीमर। मतलब कि इससे टेफ्लॉन का आती आता हर साल क्वेश्चन, इस बार ये पक्का फंसेगा, ठीक है। टेफ्लॉन तो रट लो, रट समझ के जाओ, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो टेफ्लॉन के पक्के फंसने ही फंसने, ऐसा कोई रोक नहीं सकता।
तो इसका राइट आंसर है मेरे पास टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन बहुलक है? तो एडीपी का बहुलक नहीं है, क्लोरोप्रीन बहुलक नहीं है, आइसोप्रीन बहुलक नहीं है, बहुलक है कौन सा? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या हमारे पास? पॉलीमर होता है। चलिए, बहुपरिक्षेपण इंडेक्स होता है, कोई लाइफ में यूज़ नहीं है। चला, इसका लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है, बस समझ के लिख के टिक मार के आना है, ठीक है। चलो साहब देखते हैं, तो हमारा राइट आंसर कौन सा बेटे? सी है इसका, ठीक है। बहुपरिक्षेपणता इंडेक्स होता है, तो बहुपरिक्षेपणता इंडेक्स है मेरे पास m/w/m/n, ठीक है। याद बढ़िया करके, ना तो प्लस में होता है, ना मल्टीप्लाई में होता है, ना माइनस में होता है। ये होता काय में? गुणा में। ये होता काय में? भाग में होता है ये। चलो साहब, नया क्वेश्चन है जिगलर नट्टा। जिगलर नट्टा के 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन लूंगा। जिगलर नट्टा छोड़ना नहीं है, क्योंकि जिगलर नट्टा ने एक ऐसी प्लास्टिक का निर्माण किया जो आजकल तहलका मचा रही है। ये वही प्लास्टिक है जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में, जग, मग्गे, अर्तन, बर्तन, ठीक है, रस्सी पस्सी जो है, अरे बहुत सारी चीज़ें, वो प्लास्टिक है। ये हार्ड प्लास्टिक, बाइक वगैरह में जो प्लास्टिक आ रही है, तो जिगलर नट्टा ने प्लास्टिक लाकर एक नई युग की शुरुआत कर दी थी 1962 में, और 1963 में जो मिला इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया एक जिगलर नट्टा को, खाली किसके लिए? प्लास्टिक बनाने के लिए। कभी आपने पहली टीवियाँ देखी हैं? आप देखना कभी अपने फादर के ज़माने की टीवी, कभी दहेज में मिली होगी तो, ठीक है। तो उसके शटर जो हुआ करते थे उस टाइम के 1970-1980 की टीवी हो गए, वो लकड़ी के हुआ करते थे, बॉडी भी लकड़ी की हुआ करती थी। लगाओ, जिगलर नट्टा में प्रयुक्त धातु है, तो 2 धातु में प्रयुक्त होती हैं, एक टाइटेनियम होता है और एक एल्युमिनियम होता है। यार कहाँ से लाए होंगे इतना दिमाग ये कि टाइटेनियम धातु पकड़ो, एल्युमिनियम धातु पकड़ो, फिर उनका रिएक्शन करवाओ और बना दो जिगलर नट्टा कैटेलाइज्ड, और जिगलर नट्टा कैटेलाइज्ड से बना दो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE बना दो, ठीक है। LDPE तो पहले ही चल रही थी, यानी कि पॉलीथीन तो पहले से आ रही थी, लेकिन हार्ड प्लास्टिक जो लाए थे ये जिगलर नट्टा लाए थे। तो जिगलर नट्टा में प्रयुक्त धातु है कौन सी? टाइटेनियम और एल्युमिनियम। अच्छा ठीक है, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है, कौन सा उत्प्रेरक है? जरा मुझे देख के बताओ। 4 ऑप्शन है, चारों आपको सही लग रहे होंगे, पक्की गारंटी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है, निर्जल AlCl3 नहीं है। अच्छा, CH3 का होल थ्राइस C, क्या ये है? नहीं है। अच्छा, ये टाइटेनियम तथा एल्युमिनियम नहीं है। तो भैया जिगलर नट्टा उत्प्रेरक क्या कौन सा फिर? बताओ ज़रा मुझे। तो इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा। ऑप्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूँ तुम्हें यहाँ C नंबर। इसमें ऑप्शन बिल्कुल गड़बड़ है, ऑप्शन है ही नहीं। तो ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, बेटा ये जिगलर नट्टा होता, ठीक है। जिगलर नट्टा कैटेलाइज्ड ये होता। अबे यार ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, या फिर मॉडल में गलत लिखा हुआ है। तो जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है कौन सा? ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर, वो जिगलर नट्टा कैटेलाइज्ड होता। ध्यान देना, कौन सा बेटा? ट्राई मेथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है? जिगलर नट्टा कैटेलाइज्ड होता है। जिन बंदों के पेपर है ना थ्योरी वाइज, वो भैया जिगलर नट्टा कैटेलाइज्ड पढ़ें, इसकी मैकेनिज्म पढ़ें, और ये पेपर में कंफर्म क्वेश्चन है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, जिगलर नट्टा कैटेलाइज्ड। चलिए साहब, क्वेश्चन कितने हुए हमारे पास? 15 क्वेश्चन हो गए। अब 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी फास्ट। चलिए साहब, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 15, और 15 के 15 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में घुस गए होंगे ज़बरदस्ती। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, एक्राइलोनाइट्राइल निम्न में से किसका निर्माण करता है? एक्राइलोनाइट्राइल निम्न में से किसका निर्माण करता है? PVC का, ओरलोन का, टेरिलीन का, बेकेलाइट का। सब के सब पॉलीमर हैं। PVC में तो भैया काम में आएगा नहीं, इसमें तो क्लोरोपिन काम में आती है। ओरलोन इसमें भी नहीं आएगा, टेरिलीन इसमें भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा बेटा? बेकेलाइट। अरे यार, तो फिर किस में आएगा? कौन सा राइट आंसर है इसका? ओरलोन में, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटा। एक्राइलोनाइट्राइल का जो यूज़ होता है वो ओरलोन बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए साहब, नियोप्रीन निम्न में से किसका बहुलक है? मैं नहीं बताऊंगा, खुद बताओगे अपना। नियोप्रीन निम्न में से किसका बहुलक है? नियोप्रीन बहुलक है, पर है किसका? इसका मोनोमर क्या है? इसकी पहचान क्या है भाई? मुझे नहीं पता इसकी पहचान, आप बताओगे क्या पहचान है इसकी, जल्दी बताओ। कि नियोप्रीन निम्न में से किसका बहुलक है? बता दो यार भैया, यार देखिए मुझे ना पता, तुम बता दो यार। तो ये जो हमारा देख रहे हो ना क्लोरोप्रीन, यही क्या है? क्लोरोप्रीन एक लक होता है नियोप्रीन का, और इसी क्लोरोप्रीन से मिलकर नियोप्रीन बनता है। समझ में आया कुछ? तो यार चैप्टर का नाम ही पॉलीमर है, यानी कि काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। मज़ा तब आता है जब थ्योरी पढ़ो। MCQ पढ़ने में क्या है? थ्योरी से MCQ निकालो,
ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यू रट जाएंगे, जबरदस्ती फंस जाएंगे, ना भी करोगे ना एमसीक्यू और थ्योरी पढ़ रखी है आपने तो पेपर में करके आओगे आप एमसीक्यू, वो होती है थ्योरी। चलिए साहब देखते हैं, तो नियोप्रीन निम्न में से किसका बहुलक है मेरे दोस्त? क्लोरोप्रीन का। टिक लगाओ बढ़िया करके और इन क्वेश्चन को नोट करते रहो क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए साहब, बेकेलाइट के एक लक है। अच्छा, बेकेलाइट होता है, ये तो हमने देख लिया कि बेकेलाइट का यूज़ यहाँ होता है और वहाँ होता है, लेकिन असल में बेकेलाइट के मोनोमर कौन कौन से होते हैं जिससे मिलकर बेकेलाइट बना होता है? हेक्सामेथिलीन, अरे यार ये सब पूरा नाम लिखा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल। क्या यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड? इनमें से कोई नहीं। अरे यार 4 ऑप्शन, तो यार एक काम करते हैं, अगर हमारे याद है तो हम सही करके लगा देंगे और याद नहीं है तो नहीं लगा पाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल। ठीक है, बेकेलाइट के एक लक हैं, हेक्सामेथिलीन नहीं होता, फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल क्या होता है भैया? ये एक लक होता है, फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल के साथ क्रिया करके बेकेलाइट बनाता है। कैसे बनाता है वो थ्योरी में पढ़ना आप। अच्छा ठीक है, चलो सर ये मान गए, मान लिया हमने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया, बहुत ज़्यादा। यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड मतलब ब्यूना एस किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन है हमारा, ब्यूना एस किसका उदाहरण है? ब्यूना एस ये वो रबड़ है मेरे दोस्त जो हमने अपने हाथों से बनाई है, कोई प्राकृतिक रबड़ नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाई गई रबड़ है। इसको बोला जाता है कृत्रिम रबड़, सिंथेटिक रबड़। ठीक है, तो संश्लेषित रबड़ होती है, ये फाइबर नहीं होता, संश्लेषित रबड़ होती है जो हमने अपने हाथों से बनाई है। और आजकल प्राकृतिक रबड़ की जगह हम इसी रबड़ का यूज़ कर रहे हैं बहुत जगह। अरे वो खींचने वाली रबड़ आती है, खींची इस तरह से, मीठे का डिब्बा लेने जाते हो, रबड़ डालते हो, अबे वो सब प्राकृतिक रबड़ तो है, वो सब सॉरी वो सब ठीक है संश्लेषित रबड़ तो है, प्राकृतिक रबड़ का तो यूज़ बहुत कम होने लगा आजकल। चलिए साहब, नया क्वेश्चन है, मुक्त बहुलीकरण उदाहरण है, यानी कि मुक्त बहुलीकरण का उदाहरण है। अच्छा, मुक्त बहुलीकरण देखो, अगर आपने एडिशन पॉलीमेराइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ रखी है तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमेराइजेशन होता है, और दूसरा होता है हमारा आयनिक एडिशन पॉलीमेराइजेशन। तो 2 तरह से आप उसकी क्रियाविधि देते हो, और जिसने पढ़ रखी होगी थ्योरी उसे पता होगा चीज़ के बारे में। तो भैया ये जो मुक्त बहुलीकरण होता है, यानी कि फ्री रेडिकल वाला जो होता है, वो योगात्मक बहुलीकरण होता है, बाफोर बहुलीकरण। ठीक है, तो मुक्त बहुलीकरण का उदाहरण है योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, चलिए साहब, SBR है तो बेटा ये भी रबड़ होती है। कौन सी रबड़ है? ये भी हमारे पास, ये भी संश्लेषित रबड़ होती है। ठीक है, SBR क्या है? ये संश्लेषित रबड़ होती है। चलिए साहब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड है? डेक्रोन, अरे यार अजीब सा लग गया, नाइलॉन, ओरलोन, रेयोन, जल्दी बताओ कौन सा फाइबर? सब फाइबर होते हैं, सब ये लीनियर पॉलीमर है, लेकिन इनमें से क्या है बेटा? एक फाइबर पॉलीएमाइड है जिसमें एमाइड बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH बॉन्ड पाया जाता है। वो कौन सा कंपाउंड होगा? तो वो एक ही कंपाउंड होता है और वो होता है नाइलॉन, नाइलॉन 66। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारे पास? नाइलॉन जो होता है वो पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है। आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, तो आपका आंसर नाइलॉन होगा। आपसे पूछ सकता है कि एमाइड पॉलीमर होता है, यह राइट आंसर होगा। आपसे पूछ सकता है पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है, आपका राइट आंसर ये होगा। पूछ सकता है कि नाइलॉन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन देगा, तो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ एमाइड बॉन्ड ही पाया जाता है, ध्यान देना। तो ये सारे के सारे मैंने 22 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में करवा दिया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। इन क्वेश्चन को बढ़िया करके प्रिपेयर करो, याद करो, समझो और दिमाग में फंसा के लेके जाओ। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, तो बढ़िया करके तैयारी कर लो इन चीज़ों की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।